हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट एकेडमी में। दोस्तों चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7। तो दोस्तों अभी हमने इसके कुछ आगे का जो पार्ट है पढ़ के अभी जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, जो कि पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। उसी में पार्ट जो है नया पार्ट है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। दोस्तों इसमें 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्ष के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए इस रूप के काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां तथा फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जो कि सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6, 7 में आप इन सब कुछ के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस युग में लोगों की गतिशीलता के स्थान पर दूसरे पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड व झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में लोग जिन समुदायों का, देखिए दोस्तों ये जो है रहट जिसको हम बोलते हैं, ये पानी निकालने का साधन था, जो कि कुएं से और जो है नदियों से पानी जो है खेतों में चलाया जाता था, पीने के लिए भी उपयोग किया जाता था। ठीक, ये चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। दोस्तों ये महत्व बढ़ा और उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं और 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था, जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत का शब्द अंतर्गत केवल राजा और समर्थ वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति, सैनिक भी आते थे, जो उस उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की अलग आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर के लाभ मराठा, सिख, जाट, आहूम और कायस्थ मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। तो दोस्तों इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन और क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह के क्षत्रिय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे। अब ये बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए, जिन्हें उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग का बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के लिए बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ के लोग में मवेशी पालते थे और कुछ लोगों के पास खाली खेती समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिए जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष सदस्यों के हाथों में कितना सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जात का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति बड़े बुजुर्गों और सभा करवाती थी। कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों के मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर किसी राज्य पर एक छोटी सी इकाई भर होती थी। दोस्तों इसमें अब देखिए क्षेत्र और साम्राज्य, जो कि क्षेत्र और साम्राज्य क्या होता है इसके बारे में। चोल जो अध्याय 2 में और तुगलक जो अध्याय 3 में, या मुगल जो अध्याय 4 में, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते जाते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण पर अध्याय 2 में देखिएंगे में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, गजनी, गज्जन तक फैला, जिसको गजनी और गज्जन तक फैला था, और संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसको द्रविड़ भी कहा जाता था,
वो भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आज भिन्न क्षेत्रों में लोगों की सेना के आगे। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग, जो कि पहले मानचित्र बनाया गया था वो ऐसे ही था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है इसमें, देखिए, सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलनौर, लाहौर, सामाना। ठीक है, ये सारे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, चित्रों में। ठीक, चलिए, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान में इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे समझाने की कोशिश भी करने लग रहते थे कि शासक लोग इन उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों में अपना अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र, दोस्तों अभी मैंने बताया जो कि जो है क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश में हर एक क्षेत्र में अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी क्षेत्र में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं का विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्रकार की भाषा जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। ठीक, अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं में सूची बनाएं। ये उन भाषाओं का नाम बनाएं जो निम्नलिखित में क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है और रेखांकित कीजिए, और नाम भिन्न है उनके चारों ओर रेखा और घेरा खींच दीजिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा तथा संस्कृत विशेषताएं समष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगलक जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यह सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर तथा सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले। दोस्तों 18वीं सदी से मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उस क्षेत्रों में प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में पर फैले इन क्षेत्रों में विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं की कुछ दूसरी से भी भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृत तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति जो एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी, हालांकि अपने चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी। समन्वय का सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। दोस्तों पुराने और नए धर्म, इसके बारे में चलिए जानते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं के कई बड़े परिवर्तन आए, जो कि दैविक तत्व के लोग आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर आस्था के स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन संबंधित होती थी। जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। ठीक है दोस्तों, आज हमें हिंदू धर्म कहते हैं। इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव है। इन परिवर्तनों में कुछ
कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, भी बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक, स्वयं प्रतिष्ठा चाह में थे और इन संरक्षकों का समर्थन करने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना और एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों का विशद कर्मकांड बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके इस विषय में, और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसे उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं शती व्यापारियों के प्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता और अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति का सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मुस्लिम का जो कुरान शरीफ है उसके बारे में बताया गया। अब कई शासक इस्लाम के जो है इसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों के अर्थात उलेमा को संरक्षण देते। हिंदू धर्म के भांति इस्लाम के अनुयायियों पर भी धर्म का अलग अलग व्याख्या करते। मुसलमानों के कुछ सिया थे, सिया जो पैगंबर साहब के दामाद अली का मुसलमानों का विधि संपन्न नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम का आरंभिक दौर पर इस धर्म में नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत थे। कुछ विभिन्न परंपराओं को भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे में धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी और विचार को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो दोस्तों, समय समय से जो है इतिहास बदलता गया और उसमें कालखंड भी बदलते गए, उसका विचार देखिए दोस्तों। इतिहासकार समय के केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या दिन वर्षों में बिताने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व है रहता है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समाज का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत में के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक के रूप में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। दोस्तों देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है शासकों का धर्म। ठीक है, क्योंकि शासक सिर्फ अपना इतिहास बनाते हैं, न कि धर्म, जाति और समाज जो है बदलाव करते हैं। जो जैसा है वैसे रहेगा, जिसकी जो संस्कृति है वैसे ही, सिर्फ वो जो है शासक आएगा, अपना शासन करेगा, फिर दूसरा शासन आएगा, वो अपना शासन करेगा, न कि वो धर्म और जाति को नहीं बदलेगा। ठीक है, मगर आपको मालूम ही होगा कोई कोई ऐसे शासक थे जो कि जाति और धर्म पे भी आवाज़ उठाते थे। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा भी हो जाती थी। इस काल विभाजन में आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत और विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल अपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों का निवासी, और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल में जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक जो है समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्य का राज्यों का उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान के धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में विस्तार की जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास का यह 1000 साल अनेक बदलाव का साक्षी रहे हैं।
आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इसके सारे काल एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं को खाली नहीं। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक जो है प्रगति के भाव से जुड़ा हुआ है। इसमें आशय यह निकलता है कि मध्यकालीन रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसमें यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक को पढ़ें रहे हैं तो उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करते रहे। ठीक है दोस्तों, जो कि क्लास 6 का मैं पूरा वीडियो दे दिया हूँ, उसको भी आप लोग एक बार देखिए और इसको भी देखिए। ठीक, जो समझ में नहीं आता है वो पूछिए आप, हम बताएंगे आपको। ठीक, जहाँ भी संभव हो, जहाँ देखें बदलाव हुए, कहीं नहीं बदलाव हुए, इसके आसपास दुनिया पे नज़र डालिए और उसको बताइए क्या बदलाव हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों कल्पना करवाते हैं हम आपको। कल्पना कर लीजिए आप एक इतिहासकार हैं। एक अध्याय में उल्लिखित कोई ऐसे विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए जो समझाइए कि आपके विचार की जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है कि इतिहास से इंटरेस्टिंग होता है, तो उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।